दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, लेकिन यहाँ आज भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन की विशाल प्रतिमा राजधानी के बीचों बीच खड़ी है। यहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम गरुड़ है। बाली में लाखों हिंदू रहते हैं और भारतीय संस्कृति आज भी इसकी पहचान का हिस्सा है। फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी हिंदू और बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा स्वर्ण द्वीप आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश बन गया। क्या वहां भी इस्लाम तलवार के बल पर फैला जैसे दुनिया के कई अन्य हिस्सों में देखने को मिलता है, या फिर इसकी कहानी बिल्कुल अलग है? और इस पूरी कहानी में गुजरात के व्यापारियों का क्या संबंध है? आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर थे, तब आइए जानते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के उस हजारों साल पुराने रिश्ते के बारे में जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। स्वर्ण द्वीप से इंडोनेशिया तक आज का इंडोनेशिया 17,000 से अधिक द्वीपों वाला देश है। यहाँ 27 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आबादी का लगभग 87% हिस्सा मुस्लिम है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ अलग अलग धर्मों को संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। भारतीय ग्रंथों में इंडोनेशिया के स्वर्ण द्वीप या द्वीपांतर इसे कहा गया। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्षेत्र सोना, मसाले और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। करीब 1000 साल पहले यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। जावा, सुमात्रा और बाली जैसे द्वीपों पर भारतीय संस्कृति की मजबूत छाप थी। श्री विजय और मजापहित जैसे शक्तिशाली हिंदू बौद्ध साम्राज्यों ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया। आज भी बाली में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है। इंडोनेशिया के सांस्कृतिक जीवन में रामायण और महाभारत की कहानियां, मंदिर, पारंपरिक नृत्य और संस्कृत से जुड़े अनेक शब्द यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो फिर इस्लाम यहाँ पहुंचा कैसे? ये सवाल देखिए, यहीं से शुरू होती है इस इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानी। दुनिया के कई हिस्सों में इस्लाम का विस्तार युद्धों और साम्राज्यों के माध्यम से हुआ, लेकिन इंडोनेशिया का इतिहास अपेक्षाकृत अलग माना जाता है। अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि इंडोनेशिया में इस्लाम का प्रसार मुख्य रूप से समुद्री व्यापार या सूफी संतों और सामाजिक संपर्कों के जरिए यहाँ पर फैला। बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान या जबरन धर्म परिवर्तन के स्पष्ट प्रमाण यहाँ नहीं मिलते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इतिहासकारों के बीच इस विषय पर भी पूरी तरह एकमत राय इसको लेकर नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस्लाम अब व्यापारियों के माध्यम से 9वीं शताब्दी में ही यहाँ पर पहुंचा हुआ था तब, जबकि अन्य के अनुसार इसका व्यापक प्रसार 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ। पहुंच जरूर 9वीं में गया था, लेकिन तब इतना ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। फिर इसके बाद बात आती है कि आखिर गुजरात कनेक्शन क्या, भारत से कनेक्शन क्या? इंडोनेशिया में इस्लाम के प्रसार की चर्चा गुजरात के बिना हालांकि अधूरी मानी जाती है। जब हम बात इस्लाम की करें, इस्लाम इन इंडोनेशिया को लेकर के कई सारे बुक्स भी हैं। जैसे शोध पुस्तकों के अनुसार 12वीं और 13वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी नियमित रूप से इंडोनेशिया आते थे। उनके साथ सूफी संत भी यहाँ पहुंचे। ये व्यापारी केवल व्यापार नहीं करते थे उस वक्त, बल्कि स्थानीय समाज के साथ घुलते मिलते थे। सूफी संतों ने स्थानीय भाषा, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने विचारों का यहाँ पर प्रचार करना शुरू किया, और इसी कारण इस्लाम धीरे धीरे समाज में स्वीकार यहाँ किया जाने लगा। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अरब और फारसी व्यापारी भी इस प्रक्रिया में शामिल थे, यानी कि इस्लाम के आगमन का केवल एक ही स्रोत यहाँ नहीं था। अब आते हैं मसालों ने कैसे यहाँ इतिहास बदल दिया। जी हाँ, उस समय इंडोनेशिया लौंग, जायफल और बाकी मसालों का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बन गया था। देखिए, भारत, चीन, अरब और बाद में यूरोप के व्यापारी यहाँ पर आने लगे। मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में तब शामिल था। समुद्री व्यापार केवल सामान का आदान प्रदान ही नहीं यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पर विचारों का, धर्म, भाषा और संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। इसका आदान प्रदान भी होता था, और यही वजह थी कि व्यापार के साथ साथ इस्लाम भी धीरे धीरे इंडोनेशिया के तटीय इलाकों तक पहुंच गया और अपनी पैठ यहाँ पर बना ली। अब मुस्लिम व्यापारी और स्थानीय समाज के बारे में भी हम बात करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मुस्लिम व्यापारी सबसे पहले तटीय क्षेत्र में बसने लगे, क्योंकि वहीं पर वो आते थे बिजनेस के लिए। उन्होंने स्थानीय समुदायों के साथ व्यापारिक रिश्ते पहले बनाए। कई लोगों ने स्थानीय परिवारों में विवाह भी कर लिए। जब रिश्ते बने, फिर धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय यहाँ विकसित होने लगा, जब विवाह प्रथा यहाँ पर शुरू हुई। अब आने वाली पीढ़ियों ने स्थानीय समाज में तब जाकर के प्रभाव बढ़ाया, और बाद में कई मुस्लिम सल्तनतों की यहाँ पर धीरे से स्थापना हुई, क्योंकि प्रभाव बड़ा होने लगा। इसी प्रक्रिया का उल्लेख मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री भी करते हैं। इतालवी यात्री मार्को पोलो और चीन के प्रसिद्ध नाविक झेंग हे ने अपने यात्रा में
इन बातों का जिक्र किया। बताते हैं कि उस समय इंडोनेशिया के कई बंदरगाहों में मुस्लिम व्यापारी सक्रिय थे। किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो इस एंगल को आप समझ पाएंगे। फिर इसके बाद सवाल उठता है, क्या बिल्कुल भी संघर्ष यहाँ नहीं हुआ था? मतलब एक देश इस तरीके से पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। इंडोनेशिया में इस्लाम का अधिकांश प्रसार जो था वो शांतिपूर्ण सामाजिक और व्यापारिक संपर्कों से हुआ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास में राजनीतिक संघर्ष यहाँ हुए ही नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ तब आया जब जावा का शक्तिशाली हिंदू मजापहित साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और इस्लाम स्वीकार करने वाली देमक सल्तनत एक बड़ी ताकत बनकर के उस वक्त उभरी। सन 1527 में दमक सल्तनत के मुस्लिम शासक ने सुंडा केलापा पर कब्जा किया और उसका नाम बदलकर जयाकर्ता रख दिया, जिसका अर्थ माना जाता था विजय प्राप्त शहर। और यही जयाकर्ता समय के साथ बदलकर आज का जकार्ता बन गया। यानी कि धार्मिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक सत्ता का संतुलन भी यहाँ पर धीरे धीरे बदल रहा था और पूरे द्वीप समूह में ये इस्लाम धीरे धीरे फैल गया। फिर 13वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी सुमात्रा में इस्लाम मजबूत हो गया था। 14वीं शताब्दी तक इसका प्रभाव उत्तर पूर्वी मलाया, इसके अलावा दक्षिणी फिलीपींस और पूर्वी जावा तक धीरे धीरे पहुंच बना ली और 15वीं शताब्दी तक यहाँ मलक्का और मलय प्राय द्वीप के अधिकांश हिस्सों में भी इस्लाम तब तक फैल चुका था। अब देखिए, सुमात्रा, जावा और मुलुक द्वीपों में यहाँ किस तरीके से टिडोर और बाद में माताराम जैसी मुस्लिम सल्तनतें उभर करके सामने आई। लेकिन इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। देखिए, उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण ये आज भी बताते हैं कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया कई सदियों तक धीरे धीरे चलती रही। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी गति भी अलग अलग थी और उसके बाद जाकर के ये चेंजेस हुए। अब आज भी लेकिन यहाँ भारतीय विरासत जो है वो जिंदा है। सबसे अहम बात यह है, आज इंडोनेशिया भले ही दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश हो, आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी सांस्कृतिक पहचान में भारतीय विरासत आज भी साफ यहाँ दिखाई देती है। अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे तो उस चीज को आप खुद महसूस कर पाएंगे। बाली में हिंदू बहुसंख्यक है। रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य नाटक आज भी नियमित रूप से यहाँ पर आयोजित फिर भी होते हैं। जकार्ता में अर्जुन और श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा मौजूद है, दर्शाती है ये। राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम गरुड़ इंडोनेशिया है। अब समझिए, देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी किस तरीके से प्राचीन भाषा से लिया गया है, जिसका जो अर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ, अनेकता में एकता है। ये सब ये दिखाता है कि धार्मिक परिवर्तन के बावजूद सांस्कृतिक विरासत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। तो क्या फिर इंडोनेशिया का इस्लामीकरण तलवार के बल पर हुआ? सवाल जो लोग उठा रहे थे अधिकांश फिर वही इतिहासकारों के अनुसार इंडोनेशिया में इस्लाम का विस्तार मुख्य रूप से समुद्री व्यापार, सूफी संत, स्थानीय शासकों के संरक्षण और सामाजिक संपर्क के कई सदियों तक चले सांस्कृतिक बदलावों के माध्यम से हुआ है। हालांकि बाद के दौर में राजनीतिक संघर्ष और सत्ता परिवर्तन भी हुए, जिनका असर धार्मिक परिदृश्य पर साफ पड़ा। यानी इंडोनेशिया की कहानी केवल धर्म परिवर्तन की नहीं है, बल्कि व्यापार की है, संस्कृति की है, समुद्री संपर्क और सभ्यताओं के मिलन की कहानी भी है। और इसी वजह से आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश होने के बावजूद अपनी प्राचीन हिंदू बौद्ध विरासत को पूरी तरह भूला भी नहीं है। शायद यही इंडोनेशिया की सबसे बड़ी पहचान भी है।